हेलो गाइस, माई सेल्फ वन्ना शर्मा एंड वेलकम ऑन माई चैनल नेट केमिस्ट्री हब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटम केमिस्ट्री। तो एक आपसे बात करनी है कि अगर आपने ये टॉपिक लीव किया है तो एटलीस्ट ये क्वेश्चन आप ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि अगर आप अदर टॉपिक के कंपैरिजन में इस टॉपिक को कंपेयर करेंगे तो एग्ज़ाम में इस टॉपिक के क्वेश्चन हैं वो काफ़ी इजी पूछे जाते हैं, जबकि अदर टॉपिक जैसे केमिकल काइनेटिक्स हुई, थर्मोडाइनमिक्स हुए, तो इनसे काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन बनते हैं तो अभी जो लो लेवल या कह सकते हैं कि इजी लेवल के क्वेश्चन जिससे बनते हैं वो यही टॉपिक बचा है केवल। तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर देख के जाए। अब हम पॉइंट पर आते हैं और क्वांटम केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आए और आपकी हेल्प हो आपकी एग्ज़ाम ड्यूरेशन में। लेट्स बिगन एंड अंडरस्टैंड वन बाई वन। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन इज दिस वन। तो यहाँ फंक्शन गिवन है हमें, वेयर फाई रिफर्स टू स्पेस पार्ट और सिग्मा इज स्पिन पार्ट। गिवन दैट फाई 12 एंड फाई 21 द फॉर्म ऑफ सिग्मा 12 वुड बी। तो हमें यहाँ निकालना है स्पिन पार्ट, इसे हम कहते हैं स्पिन पार्ट। तो यहाँ बेसिकली हमें जो गिवन है वो है टोटल वेव फंक्शन फाई 12 इक्वल टू फाई 12 एंड सिग्मा 12। तो ये है स्पेस पार्ट जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है, और ये है स्पिन पार्ट। तो यहाँ जो टोटल फंक्शन होता है वो टोटल फंक्शन एंटी सिमेट्रिक आता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम कि हमें जो फंक्शन लेना है वो एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। यानी अगर ये सिमेट्रिक है तो ये एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, जिससे कि इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट एंटी सिमेट्रिक आए। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ एक कंडीशन गिवन है, गिवन इज फाई 12 इक्वल टू फाई 21। तो ये कंडीशन होती है, ये है स्पेस पार्ट की कंडीशन है, जो कि स्पेस पार्ट यहाँ पर सिमेट्रिक है। यानी ये जो रिप्रेजेंट कर रही है वो ये कर रही है कि ये फंक्शन सिमेट्रिक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर? स्पेस को। तो ये स्पेस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमें क्या निकालना है? स्पिन पार्ट 12। ठीक है, तो ये हो गया सिमेट्रिक। तो इसका अपोजिट कौन सा निकालेंगे? एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक कैसे होगा? जिसमें नेगेटिव साइन हो, वो फंक्शन हमें सेलेक्ट करना है यहाँ पर। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है इसमें जो नेगेटिव टर्म में है? तो आंसर तो हम इस क्वेश्चन का दे देंगे कि ये ऑप्शन सी इज राइट है इस क्वेश्चन का। बट अगर एक चीज़ और देखें हम कि स्पिन पार्ट में कौन से वेव फंक्शन होते हैं, तो स्पिन पार्ट में बेसिकली हमारे पास अल्फा 1, अल्फा 2 एंड सेकंड बीटा 1, बीटा 2 एंड थर्ड अल्फा 1, बीटा 2 प्लस अल्फा 2, बीटा 1। तो ये 3 सिमेट्रिक फंक्शन होते हैं स्पिन में, यानी ये स्पिन के सिमेट्रिक फंक्शन है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको कि ये जो 3 फंक्शन है वेव फंक्शंस, ये स्पिन के सिमेट्रिक फंक्शंस है। और हमें जो क्वेश्चन में गिवन है तो यहाँ पर जो स्पेस पार्ट है वो सिमेट्रिक किया हुआ है। इट मीन्स इनमें से इन स्पिन पार्ट में से कोई भी हम यहाँ पर फंक्शन नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पेस पार्ट है वो पॉजिटिव टर्म में है, तो हमें कुछ इस तरीके से यहाँ नेगेटिव टर्म लेनी कि ओवरऑल रिजल्ट अपना नेगेटिव ही आए। इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। तो ये आपके काम आएगा, इसे नोट कर लेना। इससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि स्पिन पार्ट में सारे ही सिमेट्रिक फंक्शन है और ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें इसको सिमेट्रिक कहा है। तो ये सिमेट्रिक है तो दूसरा एंटी सिमेट्रिक लेना होगा, यानी नेगेटिव वाला। तो ऑप्शन सी इस तरीके से अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। An excited triplet state wave functions of hydrogen molecule with the
द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस वन हैज़ द फॉलोइंग स्पेस पार्ट। तो हमें स्पेस पार्ट निकालना है। तो यहाँ पर हमें जो गिवन है तो ट्रिपलेट स्टेट वेव फंक्शन है। तो ट्रिपलेट वेव फंक्शन होते हैं स्पिन पार्ट के, और हमें निकालना यहाँ स्पेस पार्ट है। तो ट्रिपलेट स्टेट वेव फंक्शन, इन्हीं को हम कहते हैं स्पिन पार्ट। तो इसमें 3 वेव फंक्शंस होते हैं, इसलिए ट्रिपलेट वेव फंक्शन कहते हैं इनको, जो हमने अभी देखे थे अल्फा 1, अल्फा 2, सेकेंड बीटा 1, बीटा 2 एंड थर्ड अल्फा 1, बीटा 2 प्लस अल्फा 2, बीटा 1। तो ये है ट्रिपलेट वेव फंक्शंस। तो ये होते हैं सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है। तो यहाँ आपको स्पेस पार्ट कैसा लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में कहा है कि ट्रिपलेट स्टेट वेव फंक्शंस विथ द स्पिन एंड फॉलोइंग स्पेस पार्ट। तो ये तो हो गए सिमेट्रिक फंक्शंस। तो अब स्पेस पार्ट कैसा लेना है आपको, जिससे कि ओवरऑल जो फंक्शन है अपना वो एंटी सिमेट्रिक आए। तो ये तो हो गया सिमेट्रिक, और तो इसके साथ हम मल्टीप्लाइंग करेंगे एंटी सिमेट्रिक, यानी कि स्पेस पार्ट हम यहाँ पर एंटी सिमेट्रिक लेंगे। तो वो वाला फंक्शन लेंगे जो नेगेटिव हो। तो देखो नेगेटिव किस में है, नेगेटिव केवल एक ही ऑप्शन में है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग द हक्कल मोलिकुलर ऑर्बिटल अप्रोक्सीमेशन द 2 रूट्स ऑफ सेक्युलर इक्वेशन ऑफ इथीन आर। तो सिंपल सा है, यहाँ पर इथीन है, यहाँ बेसिकली हम ये फॉर्मूला यूज में लेते हैं अल्फा माइनस एक्स जे बीटा। तो यहाँ पर जो एक्स जे है वो कांस्टेंट वैल्यूज होती है, हर मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग होती है। यहाँ इथीन गिवन है, उसके लिए होती है एक्स जे प्लस माइनस 1। तो अब डायग्राम बनाएंगे। तो इथीन है यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो 2 एटम है तो 2 एनर्जी लेवल बन जाएंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएंगे। अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस लोगे। तो जैसे मान लीजिए एक्स जे की वैल्यू आपने -1 ली, अब यहाँ पुट करते हैं इस इक्वेशन में, इसे इक्वेशन नाम दे देते हैं। तो आप पुट करोगे तो अल्फा माइनस और माइनस ऑलरेडी है, तो बीटा इसके साथ पुट करोगे तो अल्फा प्लस हो जाएंगे बीटा। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा और ऊपर हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। इस बार एक्स जे की वैल्यू +1 रख देना तो माइनस आ जाएगी। तो ये रहेगा एनर्जी लेवल्स। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी लेवल्स फॉर साइक्लोब्यूटाडाइन आर अल्फा प्लस 2 बीटा अल्फा अल्फा एंड अल्फा माइनस 2 बीटा द डीलोकेलाइजेशन एनर्जी इन दिस मॉलिक्यूल इज। तो हमें निकालनी है डीलोकेलाइजेशन एनर्जी साइक्लोब्यूटाडाइन। तो बेसिकली साइक्लोब्यूटाडाइन को हम फ्रोस्ट डायग्राम के बेसिस पर इस तरीके से लिखते हैं, और इसी तरीके से याद रखें तो बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर एनर्जी लेवल्स ऑलरेडी गिवन है, ये है अल्फा प्लस 2 बीटा और ये है अल्फा और ये है अल्फा माइनस 2 बीटा। तो इस तरीके से हमें ऑलरेडी गिवन है। और साइक्लोब्यूटाडाइन ये होती है स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ फिल कर देंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल हो जाएंगे। अब हमें निकालनी डीलोकेलाइजेशन एनर्जी। तो डीलोकेलाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एनर्जी माइनस में नंबर ऑफ इथीन यूनिट। तो इसे अप्लाई करते, टोटल एनर्जी निकालो पहले। तो टोटल एनर्जी, तो यहाँ पर इस लेवल और इस लेवल पहले लिखते हैं, इस लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो 2 हम निकाले टोटल एनर्जी, तो इस लेवल के इलेक्ट्रॉन और इस लेवल की एनर्जी लेवल्स, तो ये लिख दिए। प्लस में टोटल एनर्जी निकालनी है, इसलिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और एनर्जी लेवल यहाँ पर अल्फा है, तो इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो लिए इलेक्ट्रॉन और ये एनर्जी लेवल, यहाँ पर अल्फा था, 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर नंबर ऑफ इथीन यूनिट, तो यहाँ पर कितनी इथीन यूनिट है, 2 इथीन यूनिट है। अगर 4 होते 4 लिखते, तो यहाँ 2 है, तो 2
अब एक इथीन यूनिट के लिए एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी एक इथीन यूनिट के लिए एनर्जी होती है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो ये इथीन यूनिट की एक यूनिट के लिए होती है, तो यहाँ पुट करेंगे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब सोल्व कर लेते हैं इसको, तो 2 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस 2 अल्फा माइनस 4 अल्फा माइनस इंटू कर रहे हैं मल्टीप्लाई इनसाइड में, तो ये माइनस का है तो इससे प्लस हो जाएगा, तो 4 बीटा कैंसिल कर दो, ये कट गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल डीलोकलाइजेशन एनर्जी आई 0। तो बेसिकली जो साइक्लोब्यूटाडाइन होता है वो एंटी एरोमेटिक होता है, तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में अगर डीलोकलाइजेशन एनर्जी नहीं भी निकाले और डायरेक्ट 0 पर आंसर करें तो भी सही होता है, क्योंकि इनमें डीलोकलाइजेशन एनर्जी 0 ही आती है। ठीक है, तो डायरेक्ट भी हम आंसर टिक कर सकते हैं, आंसर ए, ऑप्शन यहाँ पर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4s2 molecule in the excited state, the spin part of triplet state with ms equal to 0 is proportional to। तो हमें यहाँ s2 molecule गिवन है, स्पिन पार्ट वो लेना है जिसकी ms क्या हो 0, तो ट्रिपलेट स्टेट विथ ms 0। तो हमने ट्रिपलेट फंक्शंस देखे थे, ट्रिपलेट वेव फंक्शंस स्पिन पार्ट के ऑफ स्पिन पार्ट। तो पहला था अल्फा 1 अल्फा 2, देखो कितना काम आ रहा है बार बार, फिर बीटा 1 बीटा 2, फिर अल्फा 1 बीटा 2 प्लस अल्फा 2 बीटा 1। तो जिसमें ms क्या हो, स्पिन 0 हो, वो हमें फंक्शन लेना है, ट्रिपलेट फंक्शन, वही अपना आंसर होगा। तो यहाँ पर जो अल्फा है वो रिप्रेजेंट करता है अप स्पिन को, और बीटा है वो करता है डाउन स्पिन को। तो अभी हम इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर अप स्पिन है तो हाफ और ये भी हाफ, तो यहाँ ऐड करना है, तो ये हाफ ये भी हाफ, तो हाफ हाफ हो गए। देखो मैंने क्या बताया था, अल्फा है वो अप स्पिन को रिप्रेजेंट करता है, और अप स्पिन हाफ लेनी है, हाफ प्लस हाफ 2 बार है ना, हाफ और हाफ, तो हाफ हाफ यहाँ हो जाएगी 1 प्लस 1 आ जाएगी यहाँ पर ओवरऑल स्पिन, यानी ms निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, ms हो जाएगी +1। अब यहाँ पर बीटा है तो ये माइनस हाफ और ये भी माइनस हाफ, तो ओवरऑल -1। अब यहाँ पर ये प्लस हाफ बीटा माइनस हाफ, फिर प्लस ये हाफ और ये बीटा माइनस हाफ, तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस ये माइनस ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर ms की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 0। तो हमें ये बताना था, तो स्पिन पार्ट कौन सा लेना था जिसकी ms 0, तो ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो यहाँ ये चीज़ निकालनी आनी चाहिए, यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि अल्फ़ा का मीन्स क्या है और बीटा का मीन्स क्या है। तो यहाँ बस केवल आपको इनकी स्पिन को ऐड करना है, ऐड करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पर ये फंक्शन गिवन है और यहाँ कहा गया है कि मेन पॉइंट पढ़ रही हूँ, द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल इज फाउंड ऑन एटम बी। तो जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है बी पर वो मैक्सिमम प्रेजेंट है 90%। यहाँ हमें निकालना क्या है, यहाँ कहा गया है लास्ट में कि नेग्लेक्ट द ओवरलैप बिटवीन साई ए एंड साई बी, पॉसिबल सेट ऑफ सी ए एंड सी बी। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो याद रखना है आपको, CA² प्लस CB² प्लस 2CA/CB S = 1। तो यहाँ ये है ओवरलैप इंटीग्रल, जो कि क्वेश्चन में कहा गया है नेग्लेक्टिंग द ओवरलैप, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा। तो रिमेन क्या बचेगा, CA² प्लस CB² = 1। अब क्वेश्चन में CB² है, B पर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम बताइए, तो ये CB² के इक्वल है जिसकी वैल्यू है 90%। तो 90 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 90 डिवाइड बाय परसेंटेज को हटाएंगे तो ये बनेगा अपने पास 0.9। तो CB कितना आ जाएगा,
CB हो जाएगा इसका रूट 0.9, तो ओवरऑल 0.95। तो आंसर तो अपना आ गया ऑप्शन डी। अब हम CA भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पुट करना है आपको केवल वैल्यू, तो CA स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर की वैल्यू कितनी है अपने पास, ये वाली, ना कि ये वाली। ठीक है, तो CB स्क्वायर इक्वल है 0.9, तो यहाँ वैल्यू पुट करनी है 0.9 एज इट इज़ 1, एंड CA स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ से हो जाएगा 1, ये इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 0.9 वैल्यू कितनी बची 0.1। अब CA स्क्वायर हो गया, अब CA निकालना है, तो इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो 0.1 का रूट वैल्यू कितनी आएगी 0.32। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन, इसका भी आ गया 0.32, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सेकुलर डिटर्मिनेंट गिवन है, हमें निकालनी है किसकी, साइक्लोब्यूटाडाइन की। तो कैसे निकालते हैं मैं ये बता देती हूँ आपको, फिर ऐसे क्वेश्चन नेक्स्ट और भी आएंगे तो आप सोल्व कर पाओगे। तो हमें केवल यहाँ पर कार्बन की कनेक्टिविटी बतानी होती है, अगर वो कनेक्टेड है तो वैल्यू आएगी, और अगर कनेक्टेड नहीं है तो वैल्यू नहीं आएगी। देखो कैसे, यहाँ पर मान लो इसको 1 लिख लो, इसको 2, इसको 3 एंड 4। अब इसकी कनेक्टिविटी देख रहे हैं, तो इसकी कनेक्टिविटी 1 से भी है और 4 से भी है, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी इस डिटर्मिनेंट में। तो यहाँ अल्फ़ा फर्स्ट की बात की, तो यहाँ तो होगी ही वैल्यू। अब 2 वाला इसके कनेक्टेड है और 4th वाला भी है, तो यहाँ वैल्यू आनी चाहिए, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। नेक्स्ट लेते हैं बी, चेक कर रहे हैं, फर्स्ट बता रही हूँ, फिर नेक्स्ट आप आराम से कर पाओगे, इसलिए डिटेल में थोड़ा। अब यहाँ पर फर्स्ट की बात करेंगे पहले, तो फर्स्ट की बात की तो फर्स्ट की किससे कनेक्टिविटी 2 से भी है और 4 से भी, तो ये तो ठीक है। अब सेकंड वाले की कनेक्टिविटी इसकी, इस कार्बन की देखते, तो इस कार्बन की 1 से भी है और 3 से भी है, तो कनेक्टिविटी इसकी है 2 वाले की 1 से भी है 3 से भी है, तो ये तो ठीक है। अब देखते हैं इस थर्ड वाले कार्बन की, तो इसकी कनेक्टिविटी 2 से है और 4 से है, तो कनेक्टिविटी इसकी ये है थर्ड वाला, इसकी कनेक्टिविटी है 2 से और 4 से, तो ये भी ठीक है। अब कनेक्टिविटी चेक करते हैं इसकी 4th वाले की, तो 4th वाले की कनेक्टिविटी है 1 से और 3rd से, तो ये है 4th वाला, इसकी कनेक्टिविटी 3rd से है, यहाँ ये है 3rd, क्योंकि हमने ऊपर लिखा है ना 1, 2 एंड 3, तो ये वाला यहाँ 3rd है, तो इसकी कनेक्टिविटी तो 4th से है, तो यहाँ वैल्यू 0 नहीं, यहाँ वैल्यू आनी चाहिए बीटा। ठीक है, तो यानी इट मीन्स ये भी रॉन्ग है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब ऐसे ही करना है आपको, फर्स्ट वाले की कनेक्टिविटी 2 से है 4 से है, सही है। सेकंड वाले की कनेक्टिविटी 1 से है 3 से है, ये भी ठीक है। फिर थर्ड वाले की कनेक्टिविटी 4th से है और 2 से है, ये भी ठीक है। अब 4th वाले की कनेक्टिविटी 1 से भी है और सेकंड वाले से भी है, सॉरी थर्ड वाले से है, सेकंड वाले से तो नहीं है, इसलिए 0 है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल फ्रॉम 2H एटम प्लेस एट पोजिशन A एंड B एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस रैप ए पार्ट ऑफ सेप्टल वेव फंक्शन, यानी ये कहा है हमें, ये जो गिवन है वो स्पेस पार्ट है, तो स्पेस पार्ट है, सेप्टल का मतलब स्पेस पार्ट ही होता है। तो यहाँ पर टोटल फंक्शन है। अब हमें ऑप्शन से पता चल रहा है कि यहाँ पर बताना है कि कौन सा आयनिक टर्म है और कौन सा कोवेलेंट टर्म है, तो 2 ही ऑप्शन में है, कोवेलेंट या आयनिक। तो हम इस फंक्शन को देख के पहचानेंगे जो फंक्शन है वो कोवेलेंट है टर्म का है या आयनिक टर्म का है। तो ये मान लीजिए HA है और ये HB है। अब HA का जो ऑर्बिटल है 1s ऑर्बिटल, उसको हमने रिप्रेजेंट किया phi A से, और इसके ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किया phi B से। अगर 1s में जो दोनों इलेक्ट्रॉन H2 मॉलिक्यूल है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में हो, यानी phi A में ही हो दोनों इलेक्ट्रॉन, तो वो फंक्शन आयनिक फंक्शन होता है। यहाँ देखो 1 इलेक्ट्रॉन phi A में, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन या सेकेंड इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों ही 1s ऑर्बिटल में है, इट मीन्स एक ही ऑर्बिटल में है, इट मीन्स ये भी phi B है, पहला इलेक्ट्रॉन phi B और सेकंड इलेक्ट्रॉन भी phi B में ही है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है, इट मीन्स ये फंक्शन आयनिक है। तो ये आयनिक टर्म गिवन है हमें, तो ये तो ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे कोवेलेंट वाले। अब हमें
पूछा है यहाँ पर आर ए बी, ये डिस्टेंस है इनफाइनाइट है या आर ए बी 0 होगी। तो बेसिकली हमें पता है कि आयनिक टर्म गिवन है, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन कह लो, या हम कह सकते हैं कि इनमें डिस्टेंस है वो कम है, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में आए हैं। यही बात कही हमने यहाँ पर कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो मिनिमम है, और आयनिक करेक्टर है तो ऑब्वियसली इनके बीच में डिस्टेंस तो बेसिकली कम ही होगी। तो ऑप्शन कौन सा होगा जिसमें आर ए बी 0 होगा? तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी काफ़ी सिंपल है। यहाँ द एनर्जी फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन इन प्रोपाइलियम कैटायन इन हक्कल थ्योरी इज। तो हमें यहाँ पर एनर्जी निकालनी है। एनर्जी किसकी निकालनी है? प्रोपाइलियम कैटायन की। तो प्रोपाइलियम कैटायन ये होता है बेसिकली, तो ये है, अब फ्रोस्ट डायग्राम के बेसिस पर देखेंगे तो ये होता है, यहाँ पर ये होती है। तो इसके लिए जो एनर्जी हम निकालते हैं, इसके लिए एक्स जे की वैल्यू सिंपली इसी से देखेंगे। एक तो होती है -2, यहाँ पर होती है +1। तो यहाँ हम यहाँ लिखेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे इसी फॉर्मूले से, अल्फा माइनस एक्स जे बीटा। तो यहाँ लिखेंगे हम इसको अल्फा +2 बीटा, और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको, वो तो अपनी कन्वीनियंट के बेसिस पर है। मुझे ऐसे ठीक लगा तो मैं ऐसे बना देती हूँ, आपको जैसे ठीक लगे आप ऐसे बनाओ। ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो। हमें निकालनी है एनर्जी। तो एनर्जी को कैसे निकालते हैं? एनर्जी तो लुमो माइनस होमो। तो एनर्जी में तो इलेक्ट्रॉन लेने नहीं हमें यहाँ पर, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा +2 बीटा। तो यहाँ सोल्व कर लो, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा -2 बीटा। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, यहाँ पर माइनस आएगा ना, क्योंकि प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्शन करते हैं एक बार, यहाँ पर ये थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर प्लस है तो वो, यहाँ पर माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ पर अपर लेवल माइनस नहीं आएगा, तो यहाँ माइनस लेना है। तो ओवरऑल माइनस हो गया, ये प्लस है ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो यहाँ बचा अपने पास रिजल्ट आया -3 बीटा। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द सेप्टल पार्ट ऑफ वेव फंक्शंस ऑफ द एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज 1s1 1s2, द स्पिन पार्ट वुड बी। तो यहाँ देखो, अब तक तो आपको समझ में आ चुका होगा, ये स्पेस पार्ट है और ये यहाँ पर सिमेट्रिक गिवन है। तो अब हमें कौन सा फंक्शन लेना है स्पिन पार्ट का जो एंटी सिमेट्रिक हो, क्योंकि हमें एक पॉजिटिव टर्म लेनी है मल्टीप्लाई में एक नेगेटिव टर्म, जिससे कि हमारा जो टोटल फंक्शन है, टोटल फंक्शन वो नेगेटिव आए या एंटी सिमेट्रिक आए, ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। तो ये तो हो गया, इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 1s1 इंटू 5 1s2, ये हो गया फंक्शन स्पेस पार्ट। तो अब ये तो है सिमेट्रिक, क्योंकि कोई नेगेटिव नहीं है, तो ये तो हो गया सिमेट्रिक फंक्शन। अब हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेना है नेगेटिव वाला टर्म। तो स्पिन पार्ट जो मैंने बताए थे 3, वो तो सिमेट्रिक होते हैं, तो सिमेट्रिक तो लेना नहीं हमें, सिमेट्रिक कहते तब हम लेते हैं। अगर ये स्पेस पार्ट नेगेटिव में होता तो वहाँ से हम स्पिन पार्ट पॉजिटिव सिमेट्रिक लेते, लेकिन यहाँ पर इसको स्पेस पार्ट को तो सिमेट्रिक कहा है, तो हम दूसरा लेंगे एंटी सिमेट्रिक। तो एंटी सिमेट्रिक केवल एक ही है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना है हमें
हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज। तो यहाँ से क्या 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 हम कंसिडर कर सकते हैं वो बताना है। तो कंसिडर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन एक्सप्लिसिटी, तो नहीं, ये नहीं करते हम हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। डिस्टिंग्विश सिस ब्यूटाडाइन एंड ट्रांस ब्यूटाडाइन, तो सिस और ट्रांस का आइडेंटिफिकेशन हम यहाँ से नहीं करते, केवल हम नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 एंड 3 4, तो इस तरीके से नंबर कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों को सेपरेट आउट नहीं कर सकते। अब यहाँ है डिस्टिंग्विश सिस ब्यूटाडाइन एंड साइक्लोब्यूटाडाइन, ये कर सकते हैं, ये राइट है ऑप्शन। देखो कैसे, सिस ब्यूटाडाइन क्या है, ये है, तो हम कनेक्टिविटी के बेसिस पर बता सकते हैं, क्योंकि जब हम सेकुलर डिटर्मिनेंट बनाते हैं तो यहाँ जो 1 2 3 एंड 4, तो ये 4th कार्बन और 1 कार्बन की जो कनेक्टिविटी होती है, ये मान लीजिए 1 एंड 4th, तो इस कनेक्टिविटी के बेसिस पर हम बता सकते हैं, क्योंकि अगर ये 1 एंड 4 कनेक्टिविटी नहीं है तो यहाँ 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 4 की कनेक्टिविटी है तो सेकुलर डिटर्मिनेंट में यहाँ कुछ वैल्यू आएगी, 0 नहीं आएगा, यहाँ कुछ वैल्यू आएगी। इट मीन्स हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 फंक्शन गिवन है, नॉर्मलाइज्ड है, ऑर्बिटल ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल ए बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 5a एंड 5b ऑफ विच आर ऑल्सो नॉर्मलाइज्ड एंड द ओवरलैप बिटवीन 5a एंड 5b। तो ओवरलैप इंटीग्रल निकालना है, फॉर्मूला वही ca² प्लस cb² प्लस 2ca cb s इक्वल टू 1। तो ca की वैल्यू कितनी है जो फंक्शन में गिवन है वो पुट करनी है 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.8 इंटू 0.4, ये निकालना है ओवरलैप इंटीग्रल, यही है ओवरलैप इंटीग्रल इक्वल टू 1। तो यहाँ इसको सॉल्व करना, तो s इक्वल टू वैल्यू आएगी 0.31, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ स्लेटर डिटर्मिनेंट कोरस्पॉन्डिंग टू H2 आयनिक पार्ट, तो आयनिक पार्ट को हमें कंसिडर करते हुए यहाँ पर डिटर्मिनेंट फॉर्म करनी है। तो यहाँ H2 मॉलिक्यूल फंक्शन गिवन है, तो अब हम ये जो टर्म्स ये गिवन है फंक्शंस, उसी से हमें आयनिक पार्ट की सेकुलर डिटर्मिनेंट बनानी है। तो आयनिक पार्ट मैंने अब तक क्लियर हो चुका होगा, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो, उसे हम आयनिक पार्ट में कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर जो गिवन है वो है 1s a अल्फा एंड 1s a बीटा। सेकंड गिवन है 1s b अल्फा एंड सेकंड है 1s b बीटा। अब हम इसको यूज करते हुए इलेक्ट्रॉन भी रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमें आयनिक पार्ट टाइप की सेकुलर डिटर्मिनेंट बनानी है। तो कैसे बनाएंगे इनको यूज करते हुए, तो यहाँ मैं करती हूँ। तो पहला फर्स्ट करेंगे हम, बनाएंगे जो डिटर्मिनेंट वो बनाएंगे 1s अल्फा 1 पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फिर 1s a बीटा में 1 पहला इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिया। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन इसी में, इसी ऑर्बिटल में, इसी स्पिन के सेकंड इलेक्ट्रॉन, फिर 1s a बीटा स्पिन में सेकंड इलेक्ट्रॉन। तो ये हुआ हमारा सेकुलर डिटर्मिनेंट जो कि आयनिक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जो ऐसे कह सकते हो, या जो हमने 5a रिप्रेजेंट किया था कि 1s ऑर्बिटल में ही दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो वो हमारा आयनिक पार्ट में कंसिडर किया जाता है। तो 1s a दोनों इलेक्ट्रॉन 1 1 एंड 2 2 दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो ये आयनिक टर्म होगी। अगर सेकंड हम देखें बीटा की फॉर्म में, तो 1s बीटा, इस पहले वाले से तो बना लिया, अब सेकंड वाले से बना रहे हैं। आंसर तो आ चुका है अपना, अब हम देख रहे हैं कि अगर, क्योंकि ये तो गिवन नहीं है, बट ये बना के तो देखें। 1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फिर 1s b बीटा स्पिन 1 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड 1s b अल्फा सेकंड इलेक्ट्रॉन, केवल इलेक्ट्रॉन ही चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, और कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। ये सेकंड, बस रिप्रेजेंट करना है आपको इलेक्ट्रॉन को पहले वाले sb में, और फिर वापस सेकंड इलेक्ट्रॉन भी इसी फॉर्म में, तो दोनों को इसी रूप में प्रेजेंट करना है।
तो ये हो गए अपने आयनिक पार्ट की सेकुलर डिटर्मिनेंट। तो ऑप्शन देखो कौन सा अपना जिसमें ये टर्म हो, तो 1s अल्फा 1, 1s बी, ये तो रॉन्ग है, 1s अल्फा 1, 1s अल्फा 1, 1s अल्फा 2, 1s, यहाँ बीटा भी तो आएगी ना, 1s। ऑप्शन देखते कौन सा राइट है इसका, तो ऑप्शन इसका होगा राइट ऑप्शन, देखो इसे मैच करते हैं, 1s अल्फा 1, 1s बीटा 1, 1s अल्फा 2, 1s बीटा 2। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए। अगर इस टर्म में दे रखा होता, क्योंकि दोनों टर्म में देखना पड़ता है, तो 1s बीटा अल्फा 1, तो ये तो ऑप्शन में ही नहीं गिवन, तो अल्फा की टर्म में ही करना है हमें, तो यहाँ तक ही करना है ये। बट ये करके ज़रूर देखना है क्योंकि प्रैक्टिस है, तो सारे करके देखने पड़ते हैं एक बार। तो 1s ऑप्शन ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हक्कल थ्योरी द n इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन द सेंट्रल कार्बन एटम इज प्रोपाइनिल कैटाइन। तो यहाँ पर चार्ज निकालना है, वो भी सेंट्रल एटम, और दे रखा क्या है मॉलिक्यूल, प्रोपाइनिल कैटाइन। तो प्रोपाइनिल कैटाइन ये है स्ट्रक्चर, हमें ये सेंट्रल एटम पर चार्ज डेंसिटी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला भी है, पहले हम इसकी एनर्जी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, तो इसके लिए जो XJ की वैल्यू कह लो या इसके एनर्जी डायग्राम, इसके लिए वैल्यू होती है XJ की 0 प्लस माइनस √2, या आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो अल्फ़ा प्लस √2 बीटा, यहाँ अल्फ़ा और यहाँ अल्फ़ा माइनस √2 बीटा, ये हमें लेनी है एनर्जी इनके। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब हम यहाँ इसके फंक्शन लिखते हैं दोनों तीनों लेवल के। तो यहाँ होता है 1/2 φ1 प्लस 1/√2 φ2 प्लस 1/2 φ3। अब यहाँ पर इस लेवल के लिए 1/√2 φ1 माइनस 1/√2 φ3, यहाँ φ2 नहीं है। अब यहाँ पर 1/2 φ1 माइनस 1/√2 φ2 प्लस 1/2 φ3। तो हमें निकालनी सेंट्रल एटम की, इस वाले एटम की। अब इनको रिप्रेजेंट करेंगे, इस जो चार्ज डेंसिटी है वो फॉर्मूला हम याद करते हैं यहाँ पर कि Na, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, C11 का स्क्वायर प्लस C12 का स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड वाले के लिए निकालना है, तो NC1 का स्क्वायर प्लस N2 C22 का स्क्वायर प्लस N3 C32 का स्क्वायर। तो ये तो फॉर्मूला हमें चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए यहाँ याद रखना है, और निकालेंगे किस पर, सेकंड वाले पर। तो सेकंड वाले की जो वैल्यू है वो पुट करनी है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लेवल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, Na1 हो गया। अब C12, तो ये पोजीशन होती है C11 की, ये C12 की, और ये C13 की। ये वाली पोजीशन होती है C21, यहाँ C22 0 है, और ये होती है C23। फिर नेक्स्ट है थर्ड लेवल, यहाँ थर्ड है, थर्ड रो है, तो C31 C32 और ये C33। तो इस तरीके से लेते हैं। तो ये वाली लेनी है हमें जहाँ पर 2 वाली है सेंट्रल एटम, सेकंड वाले पर जो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर C12 की वैल्यू कितनी है, 1/ ये वाली C12, तो ये है 1/√2, इसका क्या है स्क्वायर। फिर प्लस N2 में इलेक्ट्रॉन 0 है, तो ये 0 हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये वैसे ही 0 हो जाएगी, और वैसे ही इसकी वैल्यू भी 0 ही थी। तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा इसमें, और थर्ड लेवल में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वैसे 0 है। तो इलेक्ट्रॉन और वैल्यू दोनों को ही ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करो,
तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट खुल जाएगा तो 1/2 और ये वैल्यू कट जाएगी तो वैल्यू आ जाएगी 1। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, सिंपलेस्ट ग्राउंड स्टेट वैलेंस बॉन्ड वेव फंक्शंस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल लाइक HCl इज रिटन एज। तो यहाँ हमें ड्रॉ करना है वेयर बी, तो वी क्या होगा, तो इसको वैलेंस बॉन्ड में वेव फंक्शन को जब भी ड्रॉ करते हैं तो कैसे करते हैं, जो ऑलरेडी जो फंक्शन गिवन है 1s1 psi Cl 3pz इलेक्ट्रॉन 2, तो बी के लिए जो बनाएंगे हम उसमें क्या करना है, जो इलेक्ट्रॉन 2 3pz के साथ में है वो हो जाएगा 1s के साथ, और जो 1s के साथ इलेक्ट्रॉन है वो हो जाएगा 3pz के साथ। तो जो फंक्शन बनेगा अपना नया वो बनेगा 1s, यहाँ आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 5 Cl, ये 3pz और यहाँ पर 1। तो ऑप्शन देखो कौन सा है जिसमें इस तरीके से है 5s1s 2 5 Cl 3pz 1, तो ऑप्शन बी। ये करना है हमें बैलेंस बैंड वेव फंक्शन बनाते टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो स्लेटर डिटर्मिनेंट्स इज एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन, तो ये राइट है। इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन शुड बी रिप्रेजेंट बाय स्लेटर डिटर्मिनेंट्स, तो ये भी राइट है। अब ये ऑप्शन है जो कि रॉन्ग है, क्योंकि मुझे तो पता है ए स्लेटर डिटर्मिनेंट ऑलवेज कॉरस्पॉन्ड टू ए पर्टिकुलर स्पिन्स, तो ये रॉन्ग क्यों है, क्योंकि हम स्लेटर डिटर्मिनेंट्स में स्पिन के बारे में पर्टिकुलर एक स्पिन के बारे में बात नहीं करते, हम अप स्पिन और डाउन स्पिन दोनों के बारे में बात करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा और ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। और नेक्स्ट है स्लेटर डिटरमिनेंट ओबे द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो ये तो राइट है, ठीक है। तो ये तो 3 तो राइट थे, और जो इस क्वेश्चन के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट था वो ही सी है। तो यहाँ तक ही रखते हैं। अब नेक्स्ट टाइम इसी के टॉपिक के क्वेश्चंस और देखेंगे। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो, ये लेक्चर आपको समझ में आए और ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे आपके प्रिपरेशन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।